Namaste and welcome to Planet Ayurveda. I'm your yoga therapist and today I have an expert with me who is going to tell you about Parkinson's disease. This is Dr. Sheetal, practicing in Chandigarh itself. Namaskar. Okay, so ma'am, I would ask you what Parkinson's disease is. पार्किंसन डिसीज़ जो है वो एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, जिसमें कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामिन, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट के बॉडी के एक हिस्से में कंपन शुरू हो जाता है, जैसे कि पेशेंट के हाथ कांपने लगते हैं या लेग्स में कंपन होता है या शेकिंग फिंगर्स हो सकती हैं। और ये जो कंपन है, जो ट्रेमर्स हैं, ये मोस्टली रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, तो इसलिए इसे रेस्टिंग ट्रेमर्स भी कहते हैं इस सिम्टम को पार्किंसन के। और क्योंकि इसका पार्किंसन डिसीज़ का जो मेन लक्षण है वो कंपन होता है, इसलिए आयुर्वेद में हम इसे कंपवात भी कहते हैं। Okay, like you said, neurodegenerative. Would you please explain that term a bit? यस, देखिए हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं। तो हमारे जो ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा, उसमें डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी डीजनरेशन जब होती है या डैमेज होने लगते हैं जब ये सेल्स, तो जो है उसकी वजह से डोपामिन जो केमिकल है वो कम बनने लगता है हमारे ब्रेन में, और एक और केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन, वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। तो कहने का मतलब है कि एक केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है हमारे ब्रेन में, फिर जिसकी वजह से जो पार्किंसन जो ये डिसीज़ है उसके सिम्टम्स पेशेंट में आने लगते हैं। Okay, so there's a chemical imbalance in your body, especially those dealing with the brain and the rest of the nervous system. So what are the symptoms? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसको आयुर्वेद में हम कैसे देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये एक वात डिसऑर्डर है, वाता डिसऑर्डर है। तो पार्किंसन में वात का प्रकोप होता है, यानी कि हमारे ब्रेन में जो वात दोष है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है फिर जो ब्रेन जो है उसका जो है उसमें ड्राइनेस होने लगती है, और पेशेंट में जो है मेन जो सिम्टम है वो है कंपन। इसके अलावा भी कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशेंट के जो बॉडी के हिस्सों में जकड़न शुरू हो जाती है, रिजिडिटी आने लगती है, या किसी किसी एरिया में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और धीरे धीरे ये रिजिडिटी और स्टिफनेस जो है वो फिर बॉडी के अन्य हिस्सों में भी होने लगती है। और कई बार पेशेंट के जो फेशियल मसल्स हैं वो रिजिड होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लैंक फेस हो जाता है पेशेंट का, और तीसरा इसका मेन सिम्टम होता है कि स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द पेशेंट, जिसे हम ब्रेडिकाइनेजिया भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट की जो रूटीन में वो काम कर रहा होता है, जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं पेशेंट की, वो स्लो होने लगती हैं। जैसे पेशेंट चलने में ज़्यादा समय लेता है, या खाना खाना है, या नहाने में, या शेव करना है उसको, तो जितना समय पहले लगता था अभी उसको जो है टाइम ज़्यादा लगता है। तो कहने का मतलब है कि पेशेंट की जो मूवमेंट्स हैं, रेगुलर मूवमेंट्स, वो स्लो होने लग जाती हैं। ठीक है। और चौथा जो इसका एक सिम्टम होता है वो कि इसमें पोस्चरल इम्बैलेंस फिर पेशेंट में आने लगता है, बॉडी का बैलेंस जो है वो ख़राब होने लगता है, गेट प्रॉब्लम्स आती हैं, या पेशेंट की हैंडराइटिंग बदल जाती है, लिखने में उसको दिक्कत आने लगती है। तो ये सभी इसके जो हैं लक्षण जो मैंने बताए, ये दीज आर कॉल्ड मोटर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिसीज़। अब इसके कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स भी आजकल देखे जाते हैं पेशेंट्स में। जैसे मैंने बताया कि ये जो पार्किंसन जो डिसीज़ है ये मोस्टली जो होती है ये ओल्ड एज में होती है। जैसे 50 प्लस के उम्र के लोगों में ये डिसीज़ देखी जाती है, लेकिन आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कुछ लोगों को 40 इयर्स के बाद भी होता है, तो वो बहुत कम लोगों को होता है, जैसे कोई जेनेटिक कारण है या कोई अन्य कारण है, तो उसमें ऐसा देखा जाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि ये मैंने बताया कि ये एक वात डिसऑर्डर है, वाता इम्बैलेंस इसमें होता है।
तो बात जो है दैट इज़ ऑल्सो वी से कि इट इज़ मोर प्रीडोमिनेंट इन द ओल्ड एज। Okay. सो इसलिए ये जो है ओल्ड एज में जब वात वर्धक जो पेशेंट आहार विहार का सेवन करते हैं तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम फिर आने लगता है। Okay. हाँ। So like जैसा आपने कहा इसका कॉज जो है वो पुअर डाइट और लाइफस्टाइल ही है या व्हाट इज इट, व्हाट्स द कॉज? Yes. If we see in the modern science, तो modern science में we say कि genetics it is more Parkinson is a more genetic disease। अगर आपकी family history है तो आगे हो सकता है family में, तो there are more risk of having this disease। and secondly अगर patient की कोई head injury की history है तो उनको ये problem हो सकती है। और या फिर पेशेंट इज़ मोर एक्सपोज टू सम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स और हर्बिसाइड्स लाइक उसकी कोई हिस्ट्री है तो देर इज़ मोर रिस्क ऑफ दिस गेटिंग दिस डिसीज़। हाँ जी। बट इफ़ वी सी इन आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा में जैसे मैंने बताया कि वात का प्रकोप होता है, तो वात दोष जो है वो क्यों बढ़ता है? जैसे सपोज जो पेशेंट है वो आहार विहार उसका ऐसा है जो वात को बढ़ाने वाला है, वात दोष को बढ़ाने वाला है। पेशेंट ज़्यादा ड्राई चीज़ों का सेवन करता है, रूक्ष आहार का सेवन करता है, या फिर जो पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं या मतलब रूक्ष आहार विहार का जब सेवन किया जाता है तो उससे ब्रेन में वात दोष बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन में जो हमारे ऑलरेडी जो तर्पक का फेक होता है वो सूखने लगता है। हाँ, दैट्स द रीजन। तो उससे नर्व सेल्स फिर डैमेज होने लगते हैं और फिर पार्किंसन के सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट में आने लगते हैं। Okay. जी। So there is a lack of lubrication in your nerve cells. Yes, you can say that. So degeneration धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है नर्व सेल्स की, जिसकी वजह से फिर डोपामिन की कमी हो जाती है। तो these are the all the causes of Parkinson. Okay. So having discussed the symptoms, are there any other symptoms that you would like to say? यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्किंसन जो है एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। जैसे जैसे पेशेंट की उम्र बढ़ती है, पेशेंट में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो सिम्टम्स हैं वो भी साथ साथ इसमें और बढ़ते रहते हैं। तो अगर एडवांस स्टेज में हम देखते हैं किसी किसी पेशेंट में, तो जैसे मूवमेंट स्लो हो जाती है तो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनको डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो मेन पेशेंट कंप्लेंट करते हैं। इसके अलावा एडवांस स्टेज में हम देखते हैं कि मेमोरी लॉस हो सकता है, पेशेंट को मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं और स्लीप से रिलेटेड बहुत इंसोम्निया हो जाता है पेशेंट को। और जो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी के चांसेस और जो है ये भी पेशेंट में डिप्रेशन भी काफ़ी बढ़ जाता है एडवांस केसेस में। और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। तो दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस इन दिस डिसीज़। वी कैन से कि जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करती है तो ये प्रॉब्लम्स भी पेशेंट को फिर आने लगती हैं। Okay, so that's really scary that complications are so much and so intense and they get worse with time. Yes. Okay, so what would you say about the treatment options possible? Yes, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस में dopamine replacement therapy is given, is done with in which anticholinergic drugs are given and synthetic levodopa is given, जिससे कि जैसे जैसे लेकिन जैसे जैसे पेशेंट की डिसीज़ बढ़ती है, सिम्टम्स बढ़ते हैं, इन ड्रग्स का इफ़ेक्ट कम होने लगता है और साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हम बात करें कि सम पेशेंट्स दे टेक मोर डोजेज ऑफ लेवोडोपा, सिंथेटिक लेवोडोपा, देन उनमें लो बीपी की शिकायत हो जाती है और गिडनेस होने लगती है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। जी। So आपने बताया कि कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आर्टिफिशियल हार्मोन या फिर केमिकल रिप्लेसमेंट के हो सकते हैं। So what would you say about harmless therapies like Ayurvedic therapy? Yes. See, Ayurveda is having a holistic approach towards any kind of disease. आयुर्वेद जो है वो निदान परिवर्जन पर बल देता है। तो इसमें भी पार्किंसन में भी
आयुर्वेद में हम क्योंकि ये मैंने बताया कि वात इम्बैलेंस हो जाता है, वात और कफ दोष का इम्बैलेंस होता है, तो वात कफ हर चिकित्सा हम करते हैं पार्किंसन के पेशेंट की, जिसमें शोधन चिकित्सा इज डन फॉलोड बाय द शमन चिकित्सा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि शोधन चिकित्सा क्या होती है आयुर्वेद में। तो शोधन चिकित्सा इज बेसिकली रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी by eliminating the excess of the doshas, that is vata, pitta and kapha from the body. So शोधन चिकित्सा में पार्किंसन के पेशेंट में हम सबसे पहले नस्य क्रिया करवाई जाती है। नस्य करने के लिए कहा जाता है। नस्य करने के लिए पेशेंट को नाक में या तो मेडिकेटेड ऑयल्स डाले जाते हैं या फिर गाय का देसी घी नियमित रूप से डालने के लिए बोलते हैं। और जैसे कि आयुर्वेदिक शास्त्रों में भी कहा गया है कि दैट आवर नोज इज द डोर टू आवर ब्रेन। सो नाक में तेल डालना बहुत ज़रूरी है। इस जब नियमित रूप से पेशेंट नस्य क्रिया को करते हैं तो उनके ब्रेन में वात दोष जो है वो शमन होता है, और जो है ये सिम्टम्स में उनके काफ़ी हम इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। हाँ जी। एंड सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप पे आता है अभ्यंग, द जेंटल मसाज ऑफ द बॉडी एंड हेड विद द मेडिकेटेड आयुर्वेदिक ऑयल्स, लाइक जैसे कि महानारायण तेल है हमारे पास, देन क्षीरबला तेल है, धन्वंतरम तेल है, सहचर आदि तेल है, तिल का तेल है। तो all these Ayurvedic medicated oils are really effective in improving the symptoms in the patient of Parkinson. तो मसाज करनी बहुत ज़रूरी है बॉडी की। और फिर इसके बाद जो है देर आर अदर थेरेपीज इन आयुर्वेदा, लाइक शिरोबस्ती है, शिरोधारा है, मात्रा बस्ती दी जाती है। सो आइडियली you know what is the basic idea of treatment of Parkinson is to improve the quality of life of the patient, because it is a progressive disease. So we really want that with the Ayurvedic therapies we want to slow down the progress of the disease, so that the patient can lead a normal life. This was about the Shodhan Chikitsa. So अब मैं बात करूँगी कि शमन चिकित्सा क्या होती है। तो शमन चिकित्सा में हम हर्बल मेडिसिन का प्रयोग करते हैं पार्किंसन के पेशेंट में। जैसे कि मैंने बताया कि आयुर्वेदा जो है दैट रियली ऑफर्स नेचुरल सोर्स ऑफ लेवोडोपा, दैट इज द पाउडर ऑफ दैट इज द सीड ऑफ म्यूकोना प्रोरीन्स, कौच बीज हम इसे कहते हैं, कपीकच्चू। तो इस हर्ब का प्रयोग किया जाता है। एंड इसके अलावा along with then this Withania somnifera, that is ashwagandha, and curcuma longa, this is turmeric, haldi जिसे हम बोलते हैं। So all these herbs are called medhya rasayanas in Ayurveda, along with ashwagandha. Ashwagandha, extracts of ashwagandha when we give in the patients, that really have significant improvement in the motor neuron functions of the patient. And this curcuma longa जो turmeric है वो that is a neuroprotective agent and is capable of crossing the blood-brain barrier. And along with these herbs there is one more very beautiful herb in Ayurveda, we call it Brahmi, that is the medhya rasayan and Bacopa manvaniri जिसे हम बोलते हैं। तो ब्राह्मी जो है उसकी हेल्प से हम कॉग्निटिव फंक्शंस पेशेंट के इम्प्रूव कर सकते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो हैं या डिप्रेशन जो होता है पेशेंट को, वो वाले सिम्टम्स जो हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मी जब हम पेशेंट्स को देते हैं। So all these herbs which are medhya rasayanas जिसे मैंने कहा, these really help to strengthen the nervous system of the patient. एंड पार्किंसन के पेशेंट में डाइट और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। जो डाइट है पेशेंट की वो सात्विक होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वातवर्धक है तो पेशेंट को जो है अवॉइड करना चाहिए, जैसे चना है, राजमा, मटर, बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और डायरेक्ट हवा के सेवन से बचना चाहिए, जैसे डायरेक्ट एयर के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए।
इसके अलावा सात्विक भोजन हम बोलते हैं पेशेंट को। नॉन वेजिटेरियन जो फूड है, जो पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको प्रोटीन डाइट ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, तो इसलिए नॉन वेज को अवॉइड करना चाहिए और जो फूड है वो वेजिटेरियन होना चाहिए। ग्रीन टी का यूज़ करना चाहिए और हाई फाइबर डाइट जो है पेशेंट को लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पेशेंट को, तो उसमें वो कैस्टर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट डाइट। What would you like to say in addition to all these? यस, जैसे मैंने बताया डाइट के बारे में मैंने बताया, ऐसे ही अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में आयुर्वेद में योगा का बहुत बड़ा महत्व है। एंड यू आर एन योगा एक्सपर्ट, सो यू नो कि योग करने से पार्किंसन के पेशेंट जो हैं उनकी जो स्टिफनेस है वो कम होती है और जो मूवमेंट है वो बेटर होती हैं। और योगा की अगर हम बात करें, योगा में जब पेशेंट को हम प्राणायाम करने को बोलते हैं, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है या अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, तो ये सब प्राणायाम जब पेशेंट करते हैं डेली रूटीन में तो उनके जो है डिप्रेशन उनका कम होता है, स्ट्रेस रिलीज़ होता है, पेशेंट को नींद अच्छी आती है और पेशेंट की जो एनर्जी लेवल है उनमें भी इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि डाइट से और योग से जो है और मेडिटेशन को अपनाएं, जिससे कि पेशेंट का लाइफस्टाइल अच्छा हो सके, पेशेंट एक बेटर लाइफ को बिता सकें। तो एंड में मैं यही कहना चाहती हूँ कि पार्किंसन जो है वो एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो नर्वस सिस्टम और वात प्रॉब्लम है, तो वात वर्धक आहार विहार पेशेंट को नहीं करना चाहिए और नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नस्से का प्रयोग करें डेली रूटीन में, मसाज और सिंथेटिक मेडिसिन्स की जगह नेचुरल मेडिसिन्स का प्रयोग करें, जिससे कि पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकें और पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो बेटर हो सकें, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो सके। And I would say that in case of Parkinson, patient care is also very important. Family support is also very necessary. So that patient of Parkinson can lead a normal, good quality of life. So thank you very much for having me here. Thank you. Thank you. Thank you Namaskar. so much. So we have learned that a diet and lifestyle is very important in not only those people who have been diagnosed, but also in those who want to prevent such disorders. So if you wish to learn about any other disorders, please let us know in the comments below. Thank you so much for watching.